हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराधा और स्वागत करती हूं आप लोगों का अभी के चैनल दापूस लर्निंग पर। आज के वीडियो में हम क्लास 11th आरोह के काव्य खंड के सभी चैप्टर के एमसीक्यू का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आएगा आपका हम तो एक एक करी जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, पथिक, वे आंखें घर की याद, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। बाकी लास्ट के 4 चैप्टर का रिवीजन मैंने अलग से एक वीडियो में करवाया है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इससे आपको खुद के बारे में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है या कैसी चल रही है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम कबीर पाठ का रिवीजन करते हैं, इसी तरह से चैप्टर वाइज हम करते चलेंगे। पहला प्रश्न है, कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? तो झूठे व्यक्ति का संसार के लोग विश्वास करते हैं। सही उत्तर है बी, झूठे लोग। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है कुरान शरीफ। सही उत्तर है ए, कुरान शरीफ। तीसरा, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। सही उत्तर है डी, 5 तत्वों से मिलकर बना है। नेक्स्ट, तदबीर किसे कहते हैं? तो तदबीर का मतलब होता है उपाय करना। सही उत्तर है डी, उपाय करना। 5वां प्रश्न है, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो कबीर की मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। सही उत्तर है डी। और इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, अर्थात इन्होंने 120 साल की आयु प्राप्त की थी। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे में डिम्ब धरना क्या है? तो डिम्ब धारण करना मतलब होता है आडंबर करना, दिखावा करना। सही उत्तर है डी, आडंबर करना। 7वां प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे में, बाढ़ी क्या है? तो बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई। सही उत्तर है बी, बढ़ई। जो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर। 8वां प्रश्न है, हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? तो ईश्वर के प्रतीक के रूप में कुम्हार को माना है। सही उत्तर है बी। जैसे कुम्हार बर्तन का निर्माण करता है, उसी तरह से ईश्वर इंसान का निर्माण करते हैं। 9वां प्रश्न है, संतो देखत जग बोराना पद में कवि का स्वर कैसा है? तो कवि का स्वर है विद्रोह का। सही उत्तर है बी, विद्रोही स्वभाव का है। कमाल और कमाली किसकी संतान थे? तो कमाल और कमाली कबीर की संतान थे। सही उत्तर है बी, कबीर की, सी, कबीर की। 11वां प्रश्न है, संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? तो एक रूप को जाना है उन्होंने। सही उत्तर है ए, एक रूप को जाना है। 12वां प्रश्न है, कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? तो कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से तरह तरह के बर्तनों का निर्माण करता है, एक ही प्रकार की मिट्टी का। 13वां प्रश्न है, कबीर जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा है? तो कबीर ने पानी और पवन को एकाकार करना चाहा है। 14वां प्रश्न है, किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? तो माया को देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है। सही उत्तर है बी, माया को देखकर। 15वां प्रश्न है, कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? तो ईश्वर कण कण में विद्यमान है। सही उत्तर है सी, कण कण में विद्यमान है। 16वां प्रश्न है, हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? तो कवि ने स्वयं को मस्ताना कहा है। सही उत्तर है बी, मस्ताना कहा है। 17वां प्रश्न है, संतो देखत जग बोराना में बोराना क्या है? तो बोराना है बावला होना, बावला होना पागल होना। जैसे अभी बागेश्वर बाबा को देखकर दुनिया पागल हो रही है। 18वां प्रश्न है, संसार में सत्यवादी को लोग क्या कहते हैं? तो संसार में सत्यवादी को, सत्य वचन बोलने वाले को लोग मारते हैं। सही उत्तर है डी, मारते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पाठ मीरा की तरफ। मीरा पाठ से पहला प्रश्न है, कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने न्यात शब्द का प्रयोग किया है। सही उत्तर है बी, न्यात शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर उत्तर भी साथ के साथ दिया हुआ है, तो इसे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवित्री की प्रेम बेल पर कौन से फल लगे हैं? तो कवित्री के प्रेम बेल पर आनंद के फल लगे हैं। सही उत्तर है बी, आनंद के फल लगे हैं। तीसरा प्रश्न है, मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? तो मीरा के काव्य की मूल भाषा है राजस्थानी, क्योंकि वो राजस्थान की ही रहने वाली थी। चौथा प्रश्न है,
मीरा किसकी भक्त थी? तो ये तो सबको पता है कि मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। सही उत्तर है बी, श्री कृष्ण की भक्त थी। कवित्री ने प्रेम बेल किस जल से सींच कर बोई है? तो कवित्री ने प्रेम का जो बेल है उसको आंसू के जल से सींच कर बड़ा की है। छठा प्रश्न है, दधी मथी घृत काढ़ी लियो से क्या आशय है? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दही को मथ करके उसमें से घी निकाल लिए। इसका गूढ़ मतलब है सार तत्व ग्रहण करना। सही उत्तर है बी, सार तत्व ग्रहण करना। नेक्स्ट, कहा करी है कोई का क्या आशय है? तो इसका आशय है गाइस किसी की परवाह न करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर मुकुट कौन धारण करता है? तो मोर मुकुट श्री कृष्ण धारण करते हैं। सही उत्तर है ए। नेक्स्ट प्रश्न, घृत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो घृत शब्द का सही अर्थ है घी। मेरा गला बहुत खराब हो गया है। 10वां प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण के सामने किस चीज की अभिव्यक्ति की थी? तो मीरा ने श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की थी। सही उत्तर है बी, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीवत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पीवत शब्द का सही अर्थ होगा पीना। विष का प्याला उन्होंने पिया था तो इसका मतलब होगा पीना। यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई अपना सर्वस्व किसे मानती हैं? तो मीराबाई अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को मानती हैं। सही उत्तर है डी, श्री कृष्ण को मानती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची शब्द का क्या अर्थ है? तो सांची का मतलब होता है सच्चा। नेक्स्ट, मीरा जगत को किसके जाल में फंसा देखकर दुखी है? मीरा जगत को संसारिकता के जाल में फंसा देखकर दुखी है। सही उत्तर है बी, संसारिकता। विधवा होने के बाद मीराबाई किस संगति में रहने लगी थी? तो विधवा होने के बाद जो मीराबाई थी वो साधु संतों की संगति में रहने लगी थी। सही उत्तर है सी, साधु संतों की संगति में। नेक्स्ट, संबंधीगण मीराबाई को क्या कहते थे? तो संबंधीगण मीराबाई को कुल नासिका कहते थे, कुल का नाश करने वाली। 17वां प्रश्न है, मीरा का श्री कृष्ण के सामने मग्न होकर नाचना लोगों को कैसा लगता था? तो उनको अनुचित लगता था। सही उत्तर है बी, अनुचित लगता था। 18वां और लास्ट प्रश्न है, राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा था? तो राणा ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा था। सही उत्तर है सी, विष का प्याला। काव्य खंड का तीसरा चैप्टर है पथिक, उसी का पहला एमसीक्यू है, सूर्य के सम्मुख आकाश में कौन नृत्य कर रही है? तो सही उत्तर है वारिदमाला। वारिदमाला मतलब होता है वर्षा की गिरती हुई बूंदे, उनको कहते हैं वारिदमाला। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किसके घर के कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है? तो कवि समुद्र के कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है, घूमना चाहता है समुद्र के घर में। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है? तो कवि ने जगत का स्वामी सूर्य को कहा है। सही उत्तर है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने प्रेम के राज्य को अतिशय क्या कहा है? तो कवि ने प्रेम के राज्य को सुंदर कहा है। सही उत्तर है सुंदर। 5वां प्रश्न है, विश्व विमोहनहारी शब्द का क्या अर्थ है? तो विश्व विमोहनहारी का मतलब है संसार को मुग्ध करने वाली। सही उत्तर है ये, संसार को मुग्ध करने वाली। द होगा यहाँ पे, द है। तो इस तरह से ठीक करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रत्नाकर क्या करता है? तो रत्नाकर गर्जन लाता है। सही उत्तर है बी, गर्जन लाता है। 7वां प्रश्न, निकल रहा है जल निधि तल पर में, जल निधि का क्या अर्थ है? तो जल की निधि इसका मतलब है समुद्र। सही उत्तर है बी। 8वां प्रश्न है, लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने कैसी सड़क बनाई है? तो सोने की सड़क बनाई है। सही उत्तर है बी, सोने की। 9वां प्रश्न है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी? कवि किसकी प्रेम कहानी को मधुर मनोहर उज्जवल बता रहा है? तो प्रकृति की प्रेम कहानी को कवि उज्जवल बता रहा है। सही उत्तर है बी, प्रकृति की प्रेम कहानी को। 10वां प्रश्न है, कवि को किस चीज का संग्रह करने की विशेष रुचि थी? तो कवि को लोकगीतों का संग्रह करने की विशेष रुचि थी। सही उत्तर है सी, लोकगीतों का। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि का स्वभाव कैसा है? तो कवि का स्वभाव है भ्रमणशील, वह घूमता फिरता रहना चाहता है। 12वां प्रश्न है, घन शब्द का क्या अर्थ है? तो घन का मतलब होता है बादल। सही उत्तर है सी, बादल। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को किस चीज का संग्रह करने की विशेष रुचि थी?
यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। तो लोकगीतों का संग्रह करने की रुचि थी। कवि का मन किस पर बैठकर धरती और आकाश के बीच विचरण करना चाहता है? तो बादलों पर बैठकर विचरण करना चाहता है। सही उत्तर है सी, बादलों पर बैठकर। नेक्स्ट प्रश्न है, मलय पर्वत से आने वाली पवनें कैसी होती है? तो मलय पर्वत मतलब हिमालय, वहां से आने वाली हवाएं शीतल और सुगंधित होती हैं। 16वां प्रश्न है, तारे आसमान में बिखर कर क्या करते हैं? तो तारे आसमान में बिखर कर अद्भुत दृश्य बनाते हैं। सही उत्तर है डी, अद्भुत दृश्य बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कवि की आंखों से कब अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है? तो कवि की आंखों से भाव विह्वल होने पर अश्रुधारा प्रवाहित होती है, आंसू निकलने लगता है भाव विह्वल होने पर। 18वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, सूर्य की अधूरी परछाई कवि को कैसी प्रतीत होती है? तो लक्ष्मी के मंदिर की तरह उसे प्रतीत होता है सूर्य की अधूरी परछाई। सही उत्तर है सी, लक्ष्मी के मंदिर की तरह। वे आंखें पाठ का पहला प्रश्न है। वे आंखें कविता पंत जी की किस दौर की कविता है? तो यह प्रगतिवादी कविता है। तो सही उत्तर है बी, प्रगतिवादी कविता, क्योंकि जो पंत जी हैं प्रगतिवादी कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया है? तो उजरी गाय का नाम था, गाय को संबोधित किया है। तीसरा प्रश्न है, कुर्क हुई बरघो की जोड़ी में बरघो क्या है? तो बरघो बैल की जोड़ी है। सही उत्तर है सी, बैल की जोड़ी है। इस चैप्टर का मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है एमसीक्यू का। नेक्स्ट प्रश्न है, दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन किसकी आंखों में भरा हुआ है? तो किसान की आंखों में भरा हुआ है। सही उत्तर है किसान की आंखों में भरा हुआ है। कारकुनों कौन होते हैं? तो कारकुनों जमींदार के करिंदे होते हैं। सही उत्तर है बी, जमींदार के करिंदे, जिसे वो लोगों को डराने धमकाने के लिए रखते हैं। छठा प्रश्न है, पुतोहू को किसने पकड़कर मंगवाया था? तो पुतोहू को कोतवाल ने पकड़कर मंगवाया था। सही उत्तर है सी, कोतवाल ने पकड़कर मंगवाया था। किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं? किसान की आंखों में वह खेत लहरा रहे हैं जिनसे वह बेदखल हो गया है। सही उत्तर है डी, बेदखल हो गया है जिनसे वह। 8वां प्रश्न, किसकी आंखें अंधकार के जैसी है? तो किसान की आंखें गुफा के अंधकार जैसी है। सही उत्तर है सी, गुफा के अंधकार सरीखी। 9वां प्रश्न है, किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं? तो जिनसे वह बेदखल हो गया है वही खेत लहरा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया था? तो उसका पुत्र मारा गया था। सही उत्तर है बी, उसका पुत्र मारा गया था। 11वां प्रश्न है, किसकी सुध करने से किसान की छाती फटती है? तो अपने पुत्र की सुध करने से, उसको याद करने से किसान की छाती फटती है, अपने पुत्र को। 12वां प्रश्न है, बिना देख रेख के किसकी मृत्यु हो गई थी? तो उसकी बिटिया की मृत्यु हो गई थी, जो बिल्कुल छोटी ही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उजरी शब्द का क्या अर्थ है? तो उजरी का मतलब होता है सफेद। तो सफेद गाय का मतलब है। किसान के शून्य आंखों में देखने से कवि को कैसा अनुभव होता है? तो किसान के शून्य आंखों में देखने से कवि को डर महसूस होता है, भय महसूस होता है। तो भय का सही उत्तर है। नेक्स्ट, किसने थोड़े से ऋण के बदले किसान की सारी खेती हथिया ली? तो सूदखोर सेठों ने। सही उत्तर है डी, सूदखोर सेठों ने। 16वां प्रश्न है, किसकी नीलामी की स्मृति किसान के मन में वेदना जगा जाती है? तो बैलों की स्मृति किसान के मन में वेदना जगाती है, उसे दुखी कर देती है। सही उत्तर है डी, बैलों की, जिससे वह अपना खेती करता था। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर घर की याद की तरफ चलते हैं। घर की याद का पहला एमसीक्यू है, कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को अपने परिवार की याद आती है। सही उत्तर है परिवार की याद आती है। नेक्स्ट प्रश्न, जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहता है? तो जेल में कवि काटने में व्यस्त रहता है, जैसे सूत काटने के लिए मिलता है उनको, तो काटने में व्यस्त रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, जेल में कवि किससे भागता है? तो जेल में कवि आदमी से भागता है। सही उत्तर है सी, आदमी से भागता है। नेक्स्ट, कवि कारावास में किसे संबोधित करता है? कवि कारावास में सावन को संबोधित करता है, और सावन को संबोधित करके ही कविता लिखता है। सही उत्तर है ए, सावन को संबोधित करता है। नेक्स्ट,
कवि ने किस स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था? तो कवि ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। सही उत्तर है ए, असहयोग आंदोलन, जिसे गांधी जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि अपनी कुशलता का संदेश किसे देना चाहता है? तो कवि अपनी कुशलता का संदेश अपने पिता को देना चाहता है, अपने पिता को देना चाहता है। 7वां प्रश्न, कवि के अनुसार किसकी आयु अधिक होने पर भी उनमें युवकों जैसा उत्साह था? तो उसके पिता की आयु अधिक होने पर भी उनमें युवकों जैसा उत्साह था, पिता की आयु। 8वां प्रश्न है, कवि किसकी गोद में सर रखकर अपने सारे दुख भूल जाया करता था? तो अपने माता की गोद में सर रखकर अपना सारा दुख भूल जाता था, माता की। 9वां प्रश्न है, कवि ने घर को किससे भरा पूरा बताया? तो खुशी से भरा पूरा बताया था, खुशी से भरा पूरा बताया था। 10वां प्रश्न, कवि को किस ऋतु में घर की याद आती थी? तो कवि को वर्षा ऋतु में घर की याद आती थी, वर्षा ऋतु में जब बारिश होती थी। 11वां प्रश्न है, कवि की कितने बहनें हैं? तो कवि की 4 बहनें थी, सही उत्तर है सी, 4 बहनें थी। 12वां प्रश्न है, कवि के कितने भाई हैं? तो कवि के 4 भाई हैं, 4 भाई 4 बहन। 13वां प्रश्न है, कवि ने भाई को क्या कहा है? कवि ने भाई को भुजा कहा है, भुजा। 14वां प्रश्न है, कवि के पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती थी? तो बादल की गर्जना सुनाई देती थी उसे अपने पिता की बोली में, बादल की गर्जना। 15वां प्रश्न है, कवि का घर किसका भंडार है? तो कवि का घर खुशियों का भंडार है, खुशियों का। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं? तो कवि के भाई प्रेम के कारण आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, प्रेम के कारण। अब नेक्स्ट चैप्टर है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इस चैप्टर का पहला एमसीक्यू है, चंपा क्या काम करती है? तो चंपा चरवाही का काम करती है, सही उत्तर है ए, चरवाही का काम करती है, अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए ले जाती है। कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है? कवि के जो कागज पेन थे वह चंपा गायब कर देती है, छुपा देती है, क्योंकि वह दिन भर बैठकर लिखते रहते हैं, तो सही उत्तर है बी, कागज। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपा किसकी लड़की है? तो चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर उसके पिताजी का नाम था, चंपा के पिताजी का नाम है सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया था? तो कवि ने पढ़ाई करना गांधी जी की इच्छा बताया था, गांधी जी की इच्छा। 5वां प्रश्न है, चिन्हों से स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है? तो उसको आश्चर्य होता था कि इसमें से काले काले अक्षर से कैसे स्वर निकल रहे हैं, तो उसे आश्चर्य होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े क्या है? तो हारे गाढ़े है कठिनाई, सही उत्तर है बी, कठिनाई। कवि चंपा को कहता है कि कठिनाई में, मुसीबत में पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। 7वां प्रश्न है, बजर शब्द का क्या अर्थ है? तो बजर शब्द का अर्थ है वज्रपात, सही उत्तर है ए, वज्रपात, मुसीबत आना। 8वां प्रश्न है, चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? तो चंपा अशिक्षित है, सही उत्तर है ए, अशिक्षित है चंपा, पढ़ी लिखी नहीं है। संदेशा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संदेशा देशज भाषा का शब्द है, देसी भाषा है, देसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है? तो चुपचाप सुना करती है, चुपचाप सुना करती है। 11वां प्रश्न है, चंपा क्या छिपा देती है? तो चंपा कवि का कलम और कागज छुपा देती है। 12वां प्रश्न है, चंपा के पिता क्या काम करते हैं? तो चंपा के पिता भी चरवाहे का काम करते हैं, सही उत्तर है डी, चरवाहे का काम करते हैं। विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार है? तो चंपा कभी विवाह नहीं करना चाहती है, चंपा के यही विचार हैं। बालम शब्द किसका प्रतीक है? तो बालम शब्द पति का प्रतीक है, पति को बालम कहते हैं। 15वां प्रश्न है, कवि के अनुसार चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? तो वह कोलकाता में चला जाएगा, सही उत्तर है बी, कोलकाता में चला जाएगा। 16वां प्रश्न है, चंपा ने किससे झूठ कहा है? तो चंपा ने कवि को झूठ कहा है, सही उत्तर है ए, कवि को झूठ कहा है। 17वां प्रश्न, चंपा का स्वभाव कैसा है? तो चंपा का स्वभाव चंचल है, सही उत्तर है सी, चंचल है चंपा का स्वभाव।
18वां और अंतिम प्रश्न है, चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है? तो चंपा को काले काले अक्षरों को देखकर आश्चर्य होता है। सही उत्तर है सी, काले काले अक्षरों को देखकर। चंपा को काले काले अक्षरों को देखकर आश्चर्य होता है, किसमें से कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं। तो यह था दोस्तों आपके सिलेबस में संकलित काव्य खंड के सभी चैप्टर का एमसीक्यू। और लास्ट जो 4 चैप्टर बचते हैं उसका रिवीजन मैंने अलग से एक वीडियो में करवाया है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।